नमस्कार। सप्ताह 8 में आपका स्वागत है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की इस कोर्स में। इस सप्ताह में हम मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे मूल्यांकन किसी भी मानव केंद्रित सिस्टम का और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेस्ड सिस्टम का एक अभिन्न अंग होता है। कैसे हम ये जान पाते हैं कि जो भी सिस्टम, जो भी सेवा हम बनाना चाहते हैं वह कितना उपयोगी है, क्या वह कार्य कर पा रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया है। जैसा कि हम पिछले सप्ताह में ये भी पढ़े कि जब भी आप कोई भी मानव केंद्रित सिस्टम बनाते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेस्ड सिस्टम बनाते हैं, तो अलग अलग एज्यूम्पशन, धारणाओं के आधार पे उसको बनाते हैं और आप उसके आधार पे जो भी सिस्टम आपने बनाया है आप क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वह बड़ा उपयोगी होगा, बड़ा अच्छे से काम करेगा, जो उपयोग करता होगा उसका अनुभव बड़ा सुखद होगा। ढेर सारी आप दावों को पेश करते हैं, पर वो दावा कितना सच है? क्या हम केवल जो डेवलपर है या जो कंपनी है उसके दावों को एज इट इज़ मान लें? क्या उन्होंने कोई मूल्यांकन किया है? मूल्यांकन ही एक तरह तरीका होता है जो हमें बताता है कि कैसे जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। मूल्यांकन कंपनी भी करती है, मूल्यांकन आप स्वयं भी कर सकते हैं किसी सिस्टम या सेवा को यूज़ करते समय। तो चलिए इस सप्ताह में हम मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे एससीआई के परिप्रेक्ष्य। उसके पहले एक क्विक रिकैप करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने पिछले सप्ताह में क्या किया। पिछले सप्ताह में हमने प्रोटोटाइपिंग के बारे में बात की। प्रोटोटाइपिंग एक तरह से एक नमूना होता है जो हमें दर्शाता है कि जो एक्चुअल सिस्टम या सेवा हम बनाना चाहते हैं वो कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, किस तरह की फंक्शनैलिटी होंगी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने ये भी बताया था कि प्रोटोटाइप एक तरह से तरीका होता है जिसके माध्यम से आप जो आपके आइडिया है उससे कन्वर्स करने का, उससे संवाद करने का और उसको रियलिटी में लाने के लिए एक तरह से उसके बीच का माध्यम होता है कि कैसे आप जो भी विचार को अपने मन में लाए हैं कैसे उसको कॉन्सेप्चुलाइज करके एक कंक्रीट मॉडल के थ्रू फाइनली हम एक प्रोटोटाइप बनाए जिसको हम देख सकते हैं कि हमारा जो विचार था वह कैसे दिखने में होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसे होंगी, किस तरह वह अलग अलग उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा उनके कार्य को करने में। तो ये हमने प्रोटोटाइपिंग में सीखा था। हमने प्रोटोटाइपिंग में सीखा था कि आप अलग अलग तरीके के प्रोटोटाइप बना सकते हैं। आप निम्न स्तर के प्रोटोटाइप बना सकते हैं जिसे हम लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। आप मध्य स्तरीय प्रोटोटाइप बना सकते हैं जिसे हम मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप भी कहते हैं। और आप हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप का बना सकते हैं, उच्च स्तरीय नमूना जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट, वास्तविक प्रोडक्ट, उपकरण या जो भी आप सेवा बनाना चाहते हैं उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता होगा। और हमने जैसे बात की थी कि प्रोटोटाइपिंग एक तरह से है तो नमूना ही है, तो एक तरह से प्रतिबिंब, जैसा कि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट या सेवा दिखने में जैसा होगा, यूज़ करने में जैसा होगा, पर वो वास्तविक प्रोडक्ट तो नहीं है। तो उसको बनाने में हमें एक तरह से कुछ तरह के कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो हमने बात की दो तरह के कंप्रोमाइज़ेस किए जाते हैं। पहला कंप्रोमाइज़ वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग होता है जिसमें हम सारे फंक्शनैलिटी को विकसित नहीं करते, हम केवल कुछ फंक्शनैलिटीज़ को ही विकसित करते हैं, बट उसको इन डेप्थ डिटेल में विकसित करते हैं। जैसे हमने ई कॉमर्स की बात की थी, तो ई कॉमर्स में अगर आप केवल सर्च फंक्शनैलिटी को, अलग अलग तरीके की सर्च फंक्शनैलिटीज़ को पूरी तरीके इम्प्लीमेंट करते हैं और बाकी उसके और भी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे खरीदना और स्टोर करना या रिकमेंड करना, जो भी अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हो सकते हैं उसको नहीं करते हैं। इसके विपरीत हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइपिंग में हम एक तरह से किसी भी फंक्शनैलिटी के डिटेल में नहीं जाते हैं, हम अलग अलग फंक्शनैलिटी जो भी पॉसिबल है उसके बारे में कम से कम जानकारी देते हुए बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से उसके बारे में बताते हैं कि ये फंक्शनैलिटी, जैसे उसमें सर्च भी है, ऐड टू कार्ट भी है, पेमेंट भी है,
और रिकमेंड भी है अलग अलग, बट किसी के हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो दोनों के अपने अलग फ़ायदे और नुकसान हैं, जिसको हमने डिटेल में उसके ऊपर चर्चा की थी पिछले सप्ताह में, तो आप उसको दोबारा पुनः देख सकते हैं। हमने बात की थी स्मार्ट यूआई के बारे में, यूज़र इंटरफेस के बारे में। इस सप्ताह में हमने एक प्रोटोटाइप के ऊपर ट्यूटोरियल लिया था और उस पर एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया था। और वीकली असाइनमेंट के माध्यम से आपने जो कुछ भी सीखा उसका अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन किया था। तो इसी तरीके से हमने देखा कि आपने मूल्यांकन किया अपने आप के, अपने ज्ञान को जो आपने अर्जित किया था। तो उसी तरीके से जो भी प्रोटोटाइप, जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं, वह कितना उपयोगी है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है, जैसे उसको काम करना चाहिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके विपरीत तो काम नहीं कर रहा है। दावे कुछ भी हो सकते हैं, पर वो दावे वास्तविकता में कितने सही हैं वो तो मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस सप्ताह में हम मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं उनके तरीकों के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में, और किस किस तरह का मूल्यांकन हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के दृष्टिकोण से हम इस सप्ताह में चर्चा करेंगे। तो ये इस सप्ताह की रूपरेखा है। हम बात करेंगे इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसको डिज़ाइन कैसे करना है, किस किस तरीके के मूल्यांकन होते हैं, उनका मेथड्स क्या है, अलग अलग इवैल्यूएशन मेथड्स क्या है, कौन सी इवैल्यूएशन मैट्रिक हमें यूज़ करनी, किससे हम मापें कौन सी मापनी हमें यूज़ करनी है अपने मूल्यांकन के लिए, तो इवैल्यूएशन मैट्रिक। और अगेन हम फिर से अपने केस स्टडी जो कि ब्रेल लर्निंग ऐप पे आधारित थी, उसके द्वारा हम मूल्यांकन को देखेंगे, किस किस तरीके का मूल्यांकन हमने इस प्रोजेक्ट में किया है। इस केस स्टडी और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम हर सप्ताह में इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं कि हम आपके साथ साथ चलें और आप देखें कैसे हम इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं एक तरह से आइडिएशन फेज से, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर एक तरह से हम प्रोटोटाइप के बारे में हमने चर्चा की, और उसके बाद एक तरह से हम अब देख रहे हैं कि उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब उसके मूल्यांकन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में, इस सप्ताह के अंत में हम मूल्यांकन के ऊपर एक ट्यूटोरियल करेंगे, और एडोबी इलस्ट्रेटर से के साथ हम एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करेंगे, और वीकली असाइनमेंट इस सप्ताह के अंत में पुनः देंगे, जिससे आप पुनः मूल्यांकन कर सकें अपने ज्ञान अर्जन का, जो कि इस सप्ताह में आप करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा से। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में मूल्यांकन से हमारा मतलब है कैसे हम जो भी सिस्टम या उत्पाद हम बना रहे हैं, सेवा बना रहे हैं, वह कितना उपयोगी है, कितना प्रभावशाली है, और जो यूज़र का अनुभव है उस इंटरफेस और सिस्टम के लिए वो कैसा है। तो इसका मूल्यांकन करना हम इस इवोल्यूशन में करेंगे। ये हमें मदद करता है मापने में कितना अच्छा जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, वह जो आपके उपयोगकर्ता की ज़रूरतें हैं और कैसे वह उनसे इंटरैक्ट कर रहा है, इंश्योरिंग दैट जो कि प्रोडक्ट आपने बनाया है वह सहज है, कुशल है और सेटिस्फाइंग है, संतुष्टदायी है। तो इवोल्यूशन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स नेसेसरी। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम इसका मूल्यांकन कर पाएंगे, माप पाएंगे कि कितना अच्छा सिस्टम आपने बनाया है। इवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप इवोल्यूशन सही तरीके से नहीं करेंगे तो जितने इवोल्यूशन आप क्यों नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि आप सोचें कि इसमें तो समय लगेगा, आप ये सोचेंगे इसमें तो पैसे लगेंगे, बट अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो जितना पैसा, समय या अपने आपको परेशानी दे के इवोल्यूशन करने का आपने सोचा है, इसका दीर्घकालीन जो प्रभाव होता है वो बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा होता है। इसका उदाहरण यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। ख़ासतौर पे जब ChatGPT लॉन्च हुआ, OpenAI ने किया,
तो हर कोई उस दौड़ में पार्टिसिपेट करने लगा कि किसका जो LLM बेस्ड चैट एजेंट है किसका अच्छा है, कौन बड़े अच्छे से संवाद कर सकता है, कौन बड़े अच्छे से उत्तर दे सकता है। उसी रेस में हर कंपनी भाग रही थी, ये मेरा LLM है, वो मेरा LLM है, ये इतना अच्छा काम कर रहा है, वो उतना अच्छा काम कर रहा है। तो उस समय आपने देखा होगा कि गूगल भी उस रेस में शामिल हुआ और जल्दीबाजी में बिना अच्छे तरीके से मूल्यांकन किए हुए उसने बार्ड नाम का एक मॉडल रिलीज़ किया, जिसे हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी के तौर पे उसको पेश किया गया। जब चैट बार्ड को लॉन्च किया गया उस दिन उसके एक तरह से जो लॉन्च था, डेमो था, उसमें बार्ड ने एक प्रश्न के उत्तर में गलत जवाब दे दिया। तो उस गलत जवाब के चक्कर में जो शेयर मार्केट था वह गूगल को इतना बड़ा झटका दिया कि आप देख सकते हैं कि कुछ समय में, बड़े कम समय के अंतराल में गूगल की कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन था वह $100 बिलियन गिर गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि $100 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है। तो हाउ गूगल्स न्यू लॉन्च बार्ड मेड कंपनी लूज $100 बिलियन। तो अगर उन्होंने मूल्यांकन अच्छे से किया होता, सारे परिस्थितियों का अच्छे से मापनी द्वारा, जो उसके सुटेबल मापनी है, जो इवैल्यूएशन मैट्रिक है उसके माध्यम से किया होता, तो शायद ये गलती नहीं होती। पर वहाँ पे तो रेस लगी हुई थी, हर किसी को जल्दी से जल्दी अपना LLM दिखाना था और उसी चक्कर में गूगल का जो बार्ड था वो फेल हुआ उस समय। वो भले ही अलग बात है कि उसके बाद गूगल ने और भी अच्छे से उसका मूल्यांकन किया, उसका रिगरस टेस्टिंग किया, इवैल्यूएशन किया और उसके बाद पुनः बार्ड आया और अभी भी है और बड़े अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ उनके लॉन्च के पहले हो गई होती तो आप सोच सकते हैं जो $100 बिलियन का उनको नुकसान हुआ था वो उसी चंद समय में उनको $100 बिलियन या उससे ज़्यादा का फ़ायदा भी हो गया होता। इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल हैं। आप मेटा के बारे में भी देख सकते हैं। मेटा के या फेसबुक के कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल हुआ था उसके बारे में आप में से काफ़ी लोग को पता होगा। तो उसमें एक तरह से देखते हैं $725 मिलियन का एक तरह से मेटा को फाइन देना पड़ा था। साइबर कैब फ्लॉप कॉस्ट एलन मस्क $15 बिलियन एज टेस्ला शेयर टेक अ डाइव। ये भी एक तरह से मूल्यांकन का ही एक क्षेत्र है। जैसे उस समय उन्होंने जो साइबर कैब लॉन्च किया, उन्होंने बोला कि अब आप इस पर हथौड़े से मारेंगे तब भी ये शीशा नहीं टूटेगा, और ये बड़े उनको शर्मसार करने वाली घटना हुई जब डेमो और लॉन्च के दौरान उन्होंने हथौड़े से मारा और शीशा टूट गया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कैसे एक गलती से एक जो मूल्यांकन उनका था अच्छे से नहीं होने के कारण उनको कितना बड़ा लॉस हुआ। उसी तरीके से अनेकों और एग्जाम्पल है। स्नैपचैट ने $40 मिलियन का लॉस किया जब उनका स्पेक्टिकल्स फ्लॉप हुआ। माइक्रोसॉफ्ट रोड डाउन $900 मिलियन वर्थ सरफेस RT इन्वेंट्री। तो अगेन ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। अगर इवैल्यूएशन या मूल्यांकन अच्छे से हुआ होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान इन कंपनियों को नहीं झेलना पड़ता। और तो इसको इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग जो तरीके हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है ये जितने भी मूल्यांकन किए जा रहे हैं या होने चाहिए आपके उपयोगकर्ताओं के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। अगर आप उनकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो मूल्यांकन सफल नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हमें आगे करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम उपयोगिता को पुनः याद करें, यूज़बिलिटी को, तो SCI के अंदर उपयोगिता होती है जो कि दिखाता है कि कितना सरल तरीके से कुशलतापूर्वक और एक तरह से संतुष्टदायक जिसके माध्यम से जो आपका उपयोग करता है अपने सारे लक्ष्य को, उद्देश्य को बड़े अच्छे से पूरा कर सकता है अपने संवाद के दौरान जो भी आपने सिस्टम बनाया है। और एक तरह से यूज़बिलिटी जो उपयोगिता होती है की एस्पेक्ट होता है ये यूज़र सेंटर डिज़ाइन का, जो कि फोकस करता है जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं उसको इंट्यूटिव बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए और
प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं, जो भी वो आपके उपयोग करता है। तो यूजेबिलिटी इज़ अ क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग सिस्टम मीट यूज़र नीड्स इफेक्टिवली, enhancing adaptation, retention and overall user satisfaction। तो उपयोगिता के कई की डायमेंशंस हैं। इफेक्टिवनेस, कितना वह प्रभावशाली है। द एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस विथ विच यूजर्स कैन अचीव देयर गोल्स। तो ये हम उसके प्रभावशाली तरीकों को मापने में यूज़ करते हैं। कितना एफिशिएंट है, कितना कुशल है, कितना तेज़ी से वो अपने कार्य को कर पा रहा है विथ मिनिमल एफर्ट, कम से कम एफर्ट लगा के कैसे वो कर पा रहा है। लर्नेबिलिटी, कितना आसानी से उसको कितना आसानी से वो जब उसके सामने सिस्टम को पहली बार रखा जा रहा है तो बड़े आसानी से कैसे वो कर पा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेमोरेबिलिटी, अगर वो उस कार्य को पहले कर रखा है, अगर उसको दोबारा वो सिस्टम दिया जाए तो कितना आसानी से जो रिटर्निंग यूज़र होगा अपने प्रोफिशिएंसी से अपना कार्य कर पा रहा है। एरर टॉलरेंस, हाउ विल द सिस्टम प्रिवेंट एरर्स और हेल्प यूज़र रिकवर फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि गलती ही ना हो। अगर थोड़े बहुत गलती के चांसेस हो, तुरंत वो उसको सही करने की कोशिश करे या इन्फॉर्म कर दे। और अगर गलती हो भी जाए तो किसी भी तरीके से उसको रिकवर करने में मदद करनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन, जो कि एक तरह से यूज़र के कंफर्ट को बताता है, कितना संतुष्ट और आनंददायी तरीके से पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ वह सिस्टम के साथ संवाद करता है और अपने कार्य को कंप्लीट करता है। तो अगर हम किसी रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे कि अलग अलग टैक्सी ऐप आप यूज़ करते हैं, उबर, ओला, जो भी यूज़ करते हैं, अगर हम उनकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो जैसे सबसे पहले कुशलता के बारे में बात करें तो अलाउज यूज़र टू बुक अ राइड क्विकली। कितना तेज़ी से आप अपने उपयोगकर्ता को, जो टैक्सी है, कैब है या बाइक है, कितना जल्दी से जल्दी उसको बुक करने में मदद करते हैं। एरर टॉलरेंस, मिनिमाइजेशन एरर सच एज इनकरेक्ट, गलती से हो सकता है कि आप जो पिकअप है वो गलत आपने कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, ड्रॉप को गलत, तो आपको क्या सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसको सही करने में, कितना अच्छे से कर पा रहा है, दैट इज़ एरर टॉलरेंस। बाय इंट्यूटिव इनफ फॉर द फर्स्ट यूजर टू नेविगेट इजली, लर्नेबिलिटी, तो कैसे अगर कोई उपयोगकर्ता पहली बार आपके ऐप को यूज़ कर रहा है, कितना आसानी से आप उसको उसके कार्य को करने दे रहे हैं, चाहे वो जो भी कैब बुकिंग हो, चाहे रिशेड्यूलिंग हो, चाहे कैंसिलिंग हो, जो अलग अलग टास्क हैं, कितने आसानी से पहली बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में वो कर पा रहा है। इफेक्टिवनेस, कितना प्रभावशाली है, सो इंश्योर द राइड इज सक्सेसफुली बुक्ड एंड द ड्राइवर रीचेज द करेक्ट लोकेशन। तो ये एक तरह से कितना प्रभावशाली, कितना एक्यूरेट है, वह प्रभावशाली इवैल्यूएशन में नापा जाता है। मेमोरेबिलिटी, by easy to use again even after a long gap। फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर कार बुकिंग ऐप को काफ़ी समय पहले यूज़ किया था, दोबारा उसको आपने स्टार्ट किया तो कैसे आप कितना सुगम तरीके से, बड़े अच्छे से आपको इंटरफेस पता है, याद है, या आप तुरंत बिना किसी देरी के बड़े जल्दी से आप उसको बुक कर पा रहे हैं। लास्ट में सेटिस्फैक्शन, सो इंश्योरिंग फील सेटिस्फाइड विथ द ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो भी आप उसमें कार्य करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, किसी और के लिए बुक करना चाहते हैं, पिकअप ड्रॉप को चेंज करना चाहते हैं, बीच में स्टॉप ऐड करना चाहते हैं, किसी के साथ राइड शेयर करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं, राइड क्वालिटी कितनी अच्छी, पेमेंट आप बड़े आसानी से कर पा रहे हैं, फीडबैक प्रोसेस कितना अच्छा है, तो एक तरह से ये सेटिस्फैक्शन में आता है। तो अगर हमें यूज़बिलिटी को मापना है तो हमें इन पैमाने को देखना पड़ेगा, कितना अच्छे से कितना एफिशिएंट है वो, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छी लर्नेबिलिटी या मेमोरेबिलिटी है, एरर टॉलरेंस कितना अच्छा है, सेटिस्फेक्शन कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मापने की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो बहुत ही उपयोगी सिस्टम होगा और लोग उसको खुले हाथों से यूज़ करेंगे। तो चलिए ये हम टास्क आपको देते हैं। तो जिस तरह से हमने कैब बुकिंग ऐप के लिए यूजेबिलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट को डिस्कस किया, चलिए अगर मैं आपको एक टास्क देता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप लाइक जियो और हॉटस्टार आप लोगों ने काफ़ी यूज़ किया होगा अभी आईपीएल के दौरान, तो क्या आप उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी, एरर टॉलरेंस और सेटिस्फेक्शन के बारे में बता सकते हैं?
चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और आशा करता हूँ आप करेंगे। और एक्टिविटी अगर मैं आपको दूँ उससे से रिलेटेड, फाइंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच आर फेल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इवैल्यूएशन एंड यूजर स्टडी। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लैक ऑफ इवैल्यूएशन की वजह से, मूल्यांकन अच्छे से नहीं होने की वजह से, यूज़र स्टडी अच्छे से नहीं होने की वजह से, यूज़र के फीडबैक को अच्छे से नहीं लेने की वजह से फेल हुआ है? व्हाट यू थिंक? आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है, व्हाट डू यू थिंक आप क्या कर सकते थे उसको बचाने के लिए कि वो फेल ना होता, या उसमें क्या चेंजेस और कर सकते थे? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं इस कोर्स के दौरान अभी तक, आप उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या आपको करना चाहिए था टू अवॉइड द सेम। एक और टास्क देते हैं, फाइंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट अराउंड यू इन रियल लाइफ एंड टेल मी व्हाट मोटिवेट यू टू यूज़ इट फर्दर और लीव। आप अपने जीवन में अभी तक ढेरों ऐसे ऐप यूज़ किए होंगे, ढेरों ऐसे वेबसाइट देखे होंगे, ढेरों ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे, उनमें से काफ़ी आप कंटिन्यू करते रहते हैं यूज़ करना, और उनमें से ढेरों ऐसे होंगे जिनको आपने पहले या दूसरे यूज़ के बाद छोड़ भी दिया होगा। तो आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्यों किया होगा? What motivate you to use it further or leave? तो अगेन अपने रियल लाइफ में आसपास के ऐसे जो चीज़ें हैं जो आपने पहले भी यूज़ कर रखी हैं, देखिए, बताइए और सोचिए। मूल्यांकन का उसमें क्या रोल रहा होगा ये भी सोचिए। तो चलिए, इवैल्यूएशन इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो एक तरह से इटरेटिव डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, चूँकि हम मानव केंद्रित सिस्टम बना रहे हैं, ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम बना रहे हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे हम मनुष्य और जो भी कंप्यूटर या मोबाइल या अन्य उपकरण उनके बीच में संवाद स्थापित करना चाहते हैं इंटरफेस के माध्यम से। तो यह सारी चीज़ें मनुष्य को केंद्र में रखती हैं और आपको अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फीडबैक, अलग अलग जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनसे लेने की ज़रूरत है, अलग अलग स्टेक होल्डर से लेने की ज़रूरत है, और उसको इटरेटिवली कंटिन्यूसली अपने डिज़ाइन में, अपने डेवलपमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से इटरेटिव डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट एग्जामिन्स क्यों to check users requirement and confirm that user can utilize the product and they like it। क्योंकि इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों है? इससे हमें पता चलता है कि जो आपके उपयोगकर्ता हैं प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट एम तो आपका यही है ना कि उसको यूज़ करें, प्रयोग मिला है और उससे खुश हों, और जो उपयोगकर्ता की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। व्हाट? तो एक तरह से ये कंसेप्चुअल मॉडल है, अर्ली एंड सब्सिक्वेंट प्रोटोटाइप्स ऑफ अ न्यू सिस्टम, मोर कंप्लीट प्रोटोटाइप्स एंड प्रोटोटाइप टू कंपेयर विद अदर कंप्यूटर्स प्रोडक्ट। तो एक तरह से यह जो शुरुआत के सिस्टम है, इवन बाद के भी सिस्टम में हम उसको और अच्छा बनाने के लिए जो और भी कंपटीटर आपके मार्केट में हैं उनसे कंपेयर करने के लिए, उनसे देखने के लिए हम एक तरह से मूल्यांकन करते हैं। कहाँ करने की ज़रूरत है? बेस्ट तो ये रहेगा कि जो आपका नेचुरल सेटिंग है रादर देन जो लेबोरेटरी सेटिंग है वहाँ पे करें। बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं कि आप तुरंत इन द वाइल्ड और नेचुरल सेटिंग में जा सकें, तो उस केस में लेबोरेटरी सेटिंग में भी, सिमुलेटेड सेटिंग में भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कब करें? तो एक्चुअली इसको हर समय करने की ज़रूरत है, हर फेज़ में, हर स्टेज में करने की ज़रूरत है। सो थ्रू आउट द डिज़ाइन finished product can be evaluated to collect information to inform new products। तो इवैल्यूएशन का फ़ायदा क्या है? इसके कई फ़ायदे हैं, जैसा कि हमने ब्रीफली पहले भी डिस्कस किया था। वह उपयोगिता को बढ़ाने में मदद करता है। तो रेगुलर इवैल्यूएशन हेल्प
आइडेंटिफाइज यूजिबिलिटी इशू, जो भी उपयोगिता में दिक्कतें हो रही हैं मूल्यांकन के दौरान वो आपके सामने आती हैं, और जब आपके सामने आएंगे तो आप उनको फिक्स करेंगे, उनको सही करेंगे, और अगले इटरेशन, कंटिन्यूस इटरेशन के माध्यम से अगले इटरेशन में उस जो दिक्कतें आपने अभी फेस की थी उसको सही करेंगे। इट इन्हांसेस यूज़र एक्सपीरियंस, जो उपयोगकर्ता का अनुभव है उसको और अच्छा बनाता है, क्योंकि जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके उत्पाद या आपके जो सर्विसेज आपने बनाई उसको उपयोग के दौरान, मूल्यांकन के दौरान आपके उपयोगकर्ता को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी आशाएं क्या थीं, और क्या वो आशाओं के अनुरूप आपका सिस्टम काम कर रहा है। अगर करेगा तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर नहीं करेगा तो आपको उसको सही करने की ज़रूरत है। तो डिलीवर पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको एक तरह से मूल्यांकन के माध्यम से आप पता करते हैं, और जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी चीज़ें सही करनी होती हैं, आप उसको करते हैं। कंफर्म डिज़ाइन डिसीजन, जो भी डिज़ाइन के समय अपने डिसीजन लिए थे तो क्या वह डिज़ाइन जो था वो फाइनली कंक्रीट लेवल पे डेवलप हुआ। तो इट हेल्प्स वैलिडेट वेदर डिज़ाइन चॉइसेस अलाइन विद द यूज़र नीड्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो ये आप एक तरह से मूल्यांकन के दौरान चेक कर सकते हैं। इट मिनिमाइजेज द रिस्क। By testing with the real user, you can minimize the risk of building a product that doesn't work in real life scenario. तो एटलीस्ट अगर आप रियल यूज़र के साथ मूल्यांकन करते हैं, उनको जो भी प्रोडक्ट संवाद बना रहे हैं, संवाद के दौरान देख सकते हैं कि वो कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर सिमुलेटेड और लेबोरेटरी सेटिंग में काम कर रहा है तो एटलीस्ट आप उसको बाद में इन द वाइल्ड टेस्ट कर सकते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अगर सिमुलेटेड या लेबोरेटरी सेटिंग में ही काम नहीं कर रहा है तो आप उसको तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि रियल सेटिंग में भी काम करेगा, नेचुरल सेटिंग में काम करेगा। तो एक तरह से ये सारे इवैल्यूएशन मूल्यांकन के दौरान आप जो गलती होने के चांसेस हैं वो और कम कर सकते हैं। यह जो यूज़र का एंगेजमेंट है, सहयोग है, परस्पर सहयोग है, उसको और अच्छा करता है। सो रेगुलर इवैल्यूएशन हेल्प यूज़र ensure that the system align with the user goal and the preferences, resulting in better engagement. यह एक तरह से जो ओवरऑल कॉस्ट होती है, दीर्घकालीन कॉस्ट जिसको मैं बोलूँगा, उसको भी कम करता है, जिसको अभी हमने गूगल के बार्ड के एग्जाम्पल के दौरान भी देखा। सो बाय आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स अर्ली, इवैल्यूएशन reduces the risk of costly redesign after launch. पॉजिटिव इंसाइट्स फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो एक तरह से जब ये जो लगातार मूल्यांकन आप कर रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग उपयोगकर्ताओं के साथ, वह आपको मदद करता है रिफाइन एंड इम्प्रूव द यूज़र एक्सपीरियंस। जो उपयोगकर्ता का अनुभव है समय के साथ आगे जैसे जैसे आप डेवलपमेंट और डिज़ाइन करते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं स्मार्टफोन ऐप इवैल्यूएशन। तो टेस्टिंग अ न्यू सोशल मीडिया ऐप with user to ensure that features are easy to use and the interface are intuitive. तो स्मार्टफोन के इस इवैल्यूएशन से आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो सच में आपने फीचर बनाया कितना उपयोगी है, कितना सरल है, कितने अच्छे से जो उसका इंटरफेस है वो कितना सहज है, कितने अच्छे से आसानी से उसको यूज़ कर पा रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इवैल्यूएशन इज़ नॉट वन टाइम इवेंट, जैसा कि मैंने बोला ये सतत प्रक्रिया है, लगातार आपको इवोल्यूशन करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इंश्योर दैट डिज़ाइन रिमेन्स रेलिवेंट एंड द यूजफुल। इट इज़ बीइंग सेड बाय नन अदर देन डॉन नॉर्मन। तो एक तरह से हमने जाना इवैल्यूएशन क्या है, और चलिए अब जानते हैं कि इन मूल्यांकन करने के लिए हमें एक तरह से कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए होगा, कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन चाहिए होगा। तो वो क्या होता है, वो क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होगा वो कंट्रोल सेटिंग में हो सकता है दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स यूज़र, फॉर एग्जांपल यूजिबिलिटी एंड रिसर्च लैब्स। नेचुरल सेटिंग इन्वॉल्विंग यूज़र, नेचुरल सेटिंग में हो सकता है जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हों एंड द प्रोडक्ट हों जो कि पब्लिक प्लेसेस में यूज़ किए जा रहे हैं। सो अगर हम नेचुरल सेटिंग में करेंगे तो हमें हमारा जो कंट्रोल होता है इवोल्यूशन डिज़ाइन पे बड़ा कम होता है। तो that is why there is little or no control over what user do, especially in the wild setting. But अच्छी बात है ये तो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो तो इन द वाइल्ड ही में ही यूज़ होंगे, नेचुरल सेटिंग में, रियल लाइफ सेटिंग में यूज़ होंगे।
तो इस वजह से तो बट कंट्रोल सेटिंग का खुद का एक अलग मूल्यांकन है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनिशियल बग्स होते हैं या इनिशियल इश्यूज होते हैं वह कंट्रोल सेटिंग में मूल्यांकन के दौरान ही पाए जाते हैं और आप उसको फिर आगे सही कर सकते। तो एक तरह से कंट्रोल सेटिंग में जो भी आप इश्यूज को फाइंड कर रहे हैं, जो भी मूल्यांकन करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो यूजिबिलिटी हो या जो भी हो, वह आप कंट्रोल तरीके से अपने हिसाब से जो भी आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया है उसके माध्यम से कर सकते हैं। और एक बार वो सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद आप इन द वाइल्ड सेटिंग में भी, नेचुरल सेटिंग में भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोनों का अपनी अलग महत्ता है और हम डायरेक्टली इन द वाइल्ड सेटिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी सिस्टम हमने पहले बनाया उसमें ढेर सारी दिक्कतें होंगी। अगर हम सीधे इन द वाइल्ड सेटिंग में जाएंगे तो वो समस्या इतनी ढेर सारी होंगी जो कि क्योंकि इन द वाइल्ड सेटिंग का जो सेटअप होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, महंगा होता है, समय लेता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पहले कंट्रोल सेटिंग में, लेबोरेटरी सेटिंग में मूल्यांकन के दौरान पा सकते हैं और उनको फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद ही हमें नेचुरल और इन द वाइल्ड सेटिंग में जाना चाहिए। सो एनी सेटिंग दैट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व यूजर, फॉर एग्जांपल consultant the research critic for prototype may predict the model how successfully will be when used by the user। तो अगर आप अपने यूज़र को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, सीधे एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट उसके अलग अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, क्योंकि आप एक तरह से केवल अपने एक्सपर्ट की राय पे जाते हैं, करते हैं, बट जो रियल यूज़र होता है वो कौन कौन सी गलती करता है, कैसे करता है, वो हर तरह का यूज़र होता है। जैसे हमने बात की, वो नोविस भी हो सकता है, एक्सपर्ट भी हो सकता है, हर तरह का यूज़र होता है, अलग अलग तरह की गलतियाँ कर सकता है, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में यूज़ करेगा। वो चीज़ें एक्सपर्ट हर कुछ नहीं पता है और वह थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स होता है। बट जब हमारे पास डायरेक्ट यूज़र का एक्सेस नहीं होता है तो हम इस माध्यम से भी आगे बढ़ते हैं और बेस्ट तरीका तो हाइब्रिड तरीका ही होता है। सबसे पहले आप एक्सपर्ट के थ्रू और कंट्रोल सेटिंग में एक अच्छा मूल्यांकन कर लें। जब आप सेटिस्फाइड हो, एक स्टेबल सिस्टम लग रहा है, तब आप उसके बाद नेचुरल सेटिंग में जाइए और उसका पुनः मूल्यांकन करिए, जिससे कि जो चीज़ें पॉजिटिव सिचुएशन में सही तरीके से चल रही हैं, बट जब उसको एक रॉबस्ट अब उसको एक नेचुरल सेटिंग में, जहाँ पे चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, वहाँ पे आप मूल्यांकन करेंगे तो जो और भी अधिक दिक्कतें होंगी जो कि इनिशियल फेजेस में फाइंड आउट नहीं हुई, आप वहाँ पे उनका पता लगा सकते हैं और उनको फिक्स कर सकते हैं। तो फील्ड स्टडीज़, जहाँ पे फील्ड स्टडीज़ आर डन इन द नेचुरल सेटिंग, तो इन द वाइल्ड इज़ अ टर्म फॉर प्रोटोटाइपिंग being used freely in the natural setting, जैसा कि हमने बात की। तो it seek to understand what user do normally and how technology impact them। तो एक तरह से हमें जो रियल सेटिंग होती है, जो रियल इन्वायरमेंट होता है, कैसे जो आपके अलग अलग यूज़र हैं उसको यूज़ करने जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी कैसे उस पर अपना प्रभाव डाल रही, वो हम देखते हैं। सो फील्ड स्टडीज़ आर यूज्ड इन प्रोडक्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। एक तरह से हमें जो नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है उसमें मददगार साबित होती है। डिटरमिन डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, जो भी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हमें लग रहे हैं उनका पता लगाता है। डिसाइड हाउ बेस्ट टू इंट्रोड्यूस नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर कोई टेक सेवी नहीं होता है, हर यूज़र टेक सेवी नहीं होता है, तो उनको हम किस और बेस्ट तरीके से टेक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वह भी एक तरह से मूल्यांकन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। सो इवेल्युएट टेक्नोलॉजी इन यूज़, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तकनीकी यूज़ कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन भी ज़रूरी है, वो कितना सही काम कर रहा है, कितना गलत काम कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम इवोल्यूशन किन के बीच में कर रहे हैं। जैसे अलग अलग बिटवीन सब्जेक्ट्स, जो अलग अलग जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में कर सकते हैं। जैसे सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ एलोकेटेड रैंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जैसे इसमें कोई ऑर्डर इफेक्ट नहीं है चूँकि आप रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, और कौन सा है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लोगों के, सेम लोगों के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट अपीयर इन बोथ कंडीशन, नेचुरल सेटिंग और एक तरह से कंट्रोल सेटिंग में।
तो प्रोज एंड कॉन्स है फ्यू और नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि सेम यूज़र है वो उससे फेमिलियर भी हो जाता है, और उसके अलग वो फ़ायदे हैं कि वो आसानी से कर पाता है, बट नुकसान ये है कि काउंटर बैलेंसिंग नीड ड्यू टू ऑर्डरिंग इफेक्ट, चूँकि हम यहाँ पे सेम पार्टिसिपेंट के बीच में कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर भी फ़र्क पड़ता है। मैच पार्टिसिपेंट पेयर वाइज, पार्टिसिपेंट्स आर मैच्ड इन पेयर्स फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द एक्सपर्टाइज जेंडर एंड सो ऑन। तो बेनिफिट इसके ये हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिड्यूस हो गए क्योंकि आपने उनके ग्रुप के हिसाब से पेयर किया है, और इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि कैन नॉट बी श्योर ऑफ परफेक्ट मैचिंग ऑन ऑल द डिफरेंसेस। एक और भी अहम बिंदु है जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कितने इवेल्युएटर को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, कितने लोगों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए एक अच्छे इवेल्युएशन के लिए। तो अलग अलग स्टडी रिसर्च हुए हैं इस डायरेक्शन में। तो जैसे निल्सन का एक स्टडी सजेस्ट करता है कि ऑन एवरेज जो 5 इवेल्युएटर होते हैं वो 75 से 80% जो उपयोगिता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका पता लगा लेते हैं। तो अच्छी बात है 5 से 7, बट उन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो 5 से 7 इवेल्युएटर हैं, मूल्यांकन करता है, वह डाइवर्स होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप के होने चाहिए, अलग अलग तरीके के उपयोगकर्ता होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल एक ही तरीके का आपने उपयोगकर्ता को ले लिया और उनसे आप मूल्यांकन कराना चाहते हैं। कॉक्टन और वोल्रिच का भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने बोला कि 75 से 80% यूजिबिलिटी प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड नेचर ऑफ द टास्क प्रॉब्लम्स। तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अलग अलग मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहला प्रकार एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो सबसे पहला प्रकार एक तरह से होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हम विकासात्मक इवैल्यूएशन भी कहते हैं, जो कि डेवलपमेंट के दौरान, विकास के दौरान यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्टेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस टू गैदर फीडबैक एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरफेस। जो भी इंटरफेस आप बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये पूरे विकास के दौरान अपने उपयोगकर्ताओं से आप उनके फीडबैक लेते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमें मददगार साबित होता है जो अलग अलग प्रोटोटाइप्स और डिज़ाइन आइडियाज़ हैं उनको रिफ़ाइन करने में, उनको और अच्छा बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यूज़र फीडबैक फ्रॉम अ प्रोटोटाइप ऑफ नेविगेशन ऐप इज़ गैदर्ड बिफोर द फाइनल वर्जन इज़ डेवलप। तो जो भी प्रोटोटाइप के ऊपर यूज़र के फीडबैक हैं, चाहे वो नेविगेशन के लिए हो, वह फाइनल वर्जन के डेवलप होने के पहले ही मिल जाते हैं, विकास के दौरान मिल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, इट हेल्प्स इन्फॉर्म डिज़ाइन डिसीजंस एंड प्रोवाइड अर्ली स्टेज फीडबैक बिफोर द लॉन्च, क्योंकि हम फाइनल लॉन्च के बाद गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसा कि हमने बाढ़ के एग्जाम्पल में देखा। तो इसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। यूजिबिलिटी टेस्टिंग यूज़ की जाती है अर्ली प्रोटोटाइपिंग के लिए। एक्सपर्ट रिव्यूज़ दिए जाते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, जहाँ पे आप जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं उनके अनुभव के आधार पे आप इवैल्यूएशन करते हैं। सर्वे एंड क्वेश्चनर करते हैं, प्री रिलीज फीडबैक रिलीज़ करने के पहले एक तरह से आप क्वेश्चनर और सर्वे देते हैं और देखते हैं कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। दूसरा है समेटिव फीडबैक, जो कि एक तरह से जब प्रोडक्ट बन जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, उसके बाद इसके मूल्यांकन के लिए होता है, या एक तरह से देख सकते हैं टू असेस इट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस, जो उसकी उपयोगिता है ओवरऑल वो कैसी है, कितनी अच्छी है, और ये हम देखते हैं। टिपिकली इन्वॉल्व्स यूजिबिलिटी टेस्टिंग विथ अ लार्जर ग्रुप ऑफ यूज़र्स। तो एक तरह से जो ढेर सारे लोगों, उपयोगकर्ताओं तक पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यह कितना उपयोगी है, कितना आनंददायी है, कितने अच्छे से अपने कार्य को कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, पोस्ट लॉन्च सर्वे फॉर ए वेबसाइट मेजर्स यूज़र सेटिस्फेक्शन, कितना अनुभव आनंददायक है, और गैदर फीडबैक ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले आप एक तरह से आप उनसे फीडबैक लेके कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, प्रोवाइड्स फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स यूजिबिलिटी, ओवरऑल सब कितना अच्छा ये काम कर रहा है,
help assess user satisfaction after using the full product। एक तरह से एक पूरे प्रोडक्ट के लिए ओवरऑल होलिस्टिक इवैल्यूएशन हो पाता है। तो इसके लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, पोस्ट लॉन्च सर्वे किए जाते हैं, ए/बी टेस्टिंग की जाती है और फाइनल यूजेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हम निदानात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। यह एक तरह से डेवलपमेंट के पहले किया जाता है। तो इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इश्यूज विद इन द सिस्टम। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेयर यूजेबिलिटी इश्यूज आर ऑकर्ड इन द डिज़ाइन। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये एक तरह से यूजिंग कॉग्निटिव वॉक थ्रू ऑन द ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई यूजर्स इन अ नेविगेशनल एंड द टास्क कंप्लीशन। कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप तरीके से वो अपने कार्य को कर पा रहा है। तो ये चीज़ें हम एक तरह से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करते हैं। तो बेनिफिट इसका ये है, हेल्प्स पिन आउट स्पेसिफिक यूजेबिलिटी जो मेनली एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मेन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस पॉइंट पे करना पड़ रहा है, किस पार्ट में करना पड़ता है, यह एक तरह से इसका पता लगाता है और डिज़ाइनर्स को एक तरह से उसको इम्प्रूव करने के लिए मददगार साबित होता है। तो उसके लिए टास्क एनालिसिस, कॉग्निटिव वॉक थ्रू और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके निदान के लिए। चौथा जो कि बहुत ही ज़रूरी मूल्यांकन है, लॉन्गिट्यूडनल इवैल्यूएशन, दीर्घकालीन मूल्यांकन। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व स्टडिंग यूज़र इंटरेक्शन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक तरह से लंबे समय के दौरान ओवरऑल आप उनके फीडबैक, उनके यूज़र एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में देखते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म्स एंड हाउ यूज़र अडैप्ट टू इट ओवर द टाइम। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि दीर्घकालीन होता है वो 1 साल और उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो कंडक्टिंग ईयर लॉन्ग स्टडी ऑन द यूजेज ऑफ फिटनेस ऐप, ऑब्जर्विंग हाउ यूजर्स इंगेजमेंट एंड द गोल्स चेंजेस ओवर द टाइम। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं, ट्रैक्स लॉन्ग टर्म यूज़र बिहेवियर एंड सेटिस्फैक्शन एंड आइडेंटिफाइज इवॉल्विंग नीड्स एंड पोटेंशियल इशूज़। तो ये जो दीर्घकालीन इवैल्यूएशन होते हैं वो हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारी देते हैं आपके जो भी यूज़र्स हैं उनके लिए पर्सनलाइज्ड सिस्टम बनाने में, ये भी देखने में कि जो दीर्घकालीन हमारा यूज़र है वह किस चीज़ों को अच्छे से पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता, इस बात की भी इंसाइट हमें मिलती है। और ओवर द टाइम क्या उसको कोई चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, क्या वो उन दिक्कतों को अडॉप्ट कर ले रहा है, क्या तरीका है जिससे कि हम उसको पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन दे पाएँ, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो इसके लिए यूज़र डायरीज़, लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी टेस्टिंग, सर्वे ओवर द टाइम, ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द इवैल्यूएशन मेथड्स, किन किन मेथड्स के माध्यम से ये किया जाता है। तो पहला हमने कई इवैल्यूएशन टाइप में बात की, यूजेबिलिटी टेस्टिंग की, कैसे हम उपयोगिता का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग रियल यूज़र एज दे इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स, जो भी उपयोगिता से रिलेटेड समस्याएं हैं। टास्क कंप्लीशन डिफ़िकल्टी, उनको अपने लक्ष्य को कंप्लीट करने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड द एरियाज इम्प्रूवमेंट, कैसे हम कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने में, यूजेबिलिटी को बढ़ाने में। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, टेस्टिंग अ वेबसाइट वी डिज़ाइन विथ यूजर्स टू सी इफ़ दे कैन ईजिली नेविगेट टू द की सेक्शन, जो आपका मुख्य सेक्शन है, कहीं वो आप आसानी से वहाँ पे जा पा रहा है, अपने कार्य को कर पा रहा है। एंड कंप्लीट द टास्क मेकिंग लाइक मेकिंग अ परचेज, जैसे कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, क्या वो सारे कार्य कर पा रहा है, सर्च कर पा रहा है, ढूंढ पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है और फाइनली उसको ख़रीद पा रहा है। तो बेनिफिट्स इसके यही है, प्रोवाइड्स अ रियल यूज़र फीडबैक एंड हेल्प्स आइडेंटिफाइंग डिज़ाइन फ्लॉज। तो इसके जो स्टेप्स हैं, डिफाइन टास्क फॉर यूज़र, जो उनको करना है, ऑब्जर्व हाउ दे इंटरेक्ट, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे अपने कार्य को कर रहे हैं, और फाइनली कैसे हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि हम अलग अलग इंसाइट निकाल सकें, अलग अलग चीज़ों का मूल्यांकन कर सकें।
दूसरा है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि अनुभव के आधार पर एक्सपर्ट करते हैं। तो अ यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इवैल्यूएटर असेस द इंटरफेस बेस्ड ऑन देयर एस्टैब्लिश्ड यूजिबिलिटी प्रिंसिपल, जो भी एस्टैब्लिश्ड उपयोगिता के प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पे, अनुभव के आधार पे उनका मूल्यांकन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एन एक्सपर्ट रिव्यूअर यूजेस नेल्सन्स ह्यूरिस्टिक, जो कि बड़े ऐसे एक तरह से जो अनुभव के आधार पे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं यूजिबिलिटी की, ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो है कि नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में इस लेक्चर के शुरुआत में हमने यूजिबिलिटी की कई चीज़ें बताई थी, जैसे वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, कितना एरर टॉलरेंट है, कितना लर्नेबल, मेमोरेबल और सेटिस्फैक्शन है। टू इवेलुएट द यूजिबिलिटी ऑफ शॉपिंग कार्ट इंटरफेस ऑन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं, ये बड़े जल्दी से और क्विक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से आइडेंटिफाइज मेनी यूजिबिलिटीज इश्यूज अर्ली। तो शुरुआत में ही जो जो आपके मुख्य उपयोगकर्ता हैं उनके पास जाने के पहले ही ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए अगर इवैल्यूएशन करते हैं ह्यूरिस्टिक के माध्यम से, तो ज़्यादातर गलतियों को आप वहीं पे अर्ली स्टेज में ही फिक्स कर सकते हैं। सो ये जैकब निल्सन के द्वारा 1990 में बनाया गया था और बहुत ही ज़्यादा चलन में है। तो इसका जो मुख्य स्टेप्स है, एक्सपर्ट रिव्यू द इंटरफेस, जो अपने संपर्क बिंदु अंतरफलक बनाया है उसको एक्सपर्ट रिव्यू करता है और आइडेंटिफाई करता है जो पॉसिबल यूजिबिलिटी के कंसर्न होते हैं, जो अपने अनुभव और यूजिबिलिटी प्रिंसिपल के आधार पे वो देखता है। एंड द रिजल्ट्स आर कंपाइल्ड एंड प्रियोरिटाइज, एंड फाइनली वो जो भी उसका उत्तर है उसको कंबाइन करता है, कंपाइल करता है और प्रियोरिटी ऑर्डर में आपको देता है, जिससे कि आप उस पर वर्क कर सकें और फिक्स कर सकें। तो उसके बाद जैसे कि हमने ये देखा कि 1990 में ह्यूरिस्टिक आया था, उसके बाद 2014 में इसको फिर से रिवाइज़ किया और इस पे फोकस किया, रिकॉग्नाइज रादर देन रिकॉल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, हेल्प यूज़र टू रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस, जैसे आप दिखाते हैं कि आपने कोई बटन दबाया अपलोड, तो फाइल अपलोड हो रही, इतना % अपलोड हो गया है, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल यूज़र, यूज़र कंट्रोल एंड द फ्रीडम, कितना यूज़र के पास कंट्रोल है अपने कार्य को करने के लिए, और कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, कितना कंसिस्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पेज पे हर इंटरफेस पे उसको चेंज करते जा रहे हैं, नोशन चेंज करते जा रहे हैं। एरर प्रिवेंशन, गलती न होने दें, अगर हो भी जाते हैं तो कितना जल्दी से आप रिकवर कर रहे हैं। तो डूइंग ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, तो एक तरह से ब्रीफिंग सेशन टू टेल एक्सपर्ट व्हाट टू डू, और इवैल्यूएशन नॉर्मली ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में होता है, इवैल्यूएशन पीरियड ऑफ 1-2 आवर्स इन विच ईच एक्सपर्ट वर्क सेपरेटली, टेक 1 पास to get feel of the product and take a second pass to focus on specific features, और उसका मूल्यांकन करता है और अपने जो भी फीडबैक और कमेंट्स उनको कंपाइल करके आपके साथ शेयर करता है। फाइनली ब्रीफिंग सेशन में एक्सपर्ट वर्क टुगेदर टू प्रियोरिटाइज द प्रॉब्लम, कि जितना भी आपने अलग अलग प्रॉब्लम्स निकाले थे, चलिए उनको हम रैंक ऑर्डर में बताते हैं, सबसे पहले किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उस हिसाब से उन प्रियोरिटाइज्ड मूल्यांकन के हिसाब से आप उनको फिक्स करते हैं और पुनः एक नया रिवाइज्ड वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप या जो भी डिज़ाइन आप बना रहे उसको बना के अपने उपयोगकर्ता को देते हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो इसके फ़ायदे नुकसान कुछ इस तरीके से हैं। फ्यू एथिकल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज टू कंसीडर बिकॉज यूजर्स आर नॉट इन्वॉल्व, कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू फाइंड द एक्सपर्ट, हर एरिया के आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, काफ़ी महंगे भी हो सकते हैं। बेस्ट एक्सपर्ट हैव नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन डोमेन एंड यूजर्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मे गेट मिस्ड, मेनी ट्रिवियल प्रॉब्लम्स आर ऑफन आइडेंटिफाइड सच एज फॉल्स अलार्म, एन एक्सपर्ट मे हैव सम ऑफ देयर बायस। अगला जो मेथड है मूल्यांकन का, कॉग्निटिव वॉकथ्रू, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप अपने उपयोगकर्ता को बताते हैं कि सिस्टम को कैसे यूज़ किया जाए और उनको देखते हैं कि कैसे वह
सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके माध्यम से आप पता लगाते हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इवेल्युएटर्स वॉक थ्रू द यूज़र इंटरफेस स्टेप बाय स्टेप टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज इन द यूज़र्स कॉग्निटिव फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे इवेल्यूटिंग एन ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र प्रोसेस, एनालाइजिंग वेदर यूजर्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द स्टेप्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी बड़े आसानी से। तो क्या वो सारे स्टेप्स को बड़े आसानी से फॉलो कर पा रहा है, जैसे बैंक अकाउंट लॉगिन करना, उसके बाद फिर अकाउंट अगर एडिड नहीं है तो अकाउंट को ऐड करना, या विदाउट अकाउंट ऐड किए कुछ पैसे डालना वगैरह वगैरह। कितने आसानी से जो भी सिनेरियोज हो सकते हैं, कितने अच्छे से उनका मूल्यांकन कर पा रहे हैं, कैसे कितने अच्छे से वह उन सारे कार्य को कर पा रहा है, वो चीज़ें हम कॉग्निटिव वॉक थ्रू के माध्यम से देखते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इट हेल्प्स अनकवर इशू दैट माइट बी मिस्ड इन अदर इवैल्यूएशन एंड फोकसेज ऑन द यूजर्स मेंटल मॉडल ड्यूरिंग इंटरेक्शन। चूँकि हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने उपयोगकर्ता को देख रहे हैं, वो कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उसका फ्लो है, उस माध्यम से हम उनके मेंटल मॉडल के माध्यम से देख सकते हैं उनका इंटरेक्शन सिस्टम के साथ कैसा है और कैसे अपने कार्य को वो कर पा रहे हैं। उनको कार्य करने में कोई स्टेप ऐसा तो नहीं उनको दिक्कत हो रही, जैसे क्या उनको अकाउंट ऐड करने में दिक्कत हो रही है, क्या उनको अकाउंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्या उनको एफएससी कोड ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्या उनको एक तरीके से कुछ जो भी गाइडलाइन है बैंक ट्रांसफ़र के उसमें दिक्कत आ रही है। तो एक तरह से जो स्टेप्स हैं, सेलेक्ट स्पेसिफिक टास्क टू इवेलुएट, वॉक थ्रू द इंटरफेस एज अ यूज़र वुड नॉट noting challenges, identify potential cognitive obstacle for the users। cognitive walkthrough में हम ये भी देखते हैं कि डिज़ाइनर जो करता है, present an aspect of the design and user scenario, an expert is told the assumption about the user population, context of use and task detail। तो one or more expert walk through the design prototype and with the scenario, so expert will guided by 3 questions। तो will the correct action be sufficiently evident to the user? Will the user notice that the correct action is actual में available है? Will the user associate and interpret the reason with the action correctly? So as the expert work through the scenario, they note the problems और फिर आपको बताते हैं और उसी के माध्यम से आप उनको फिक्स करके आगे बढ़ते हैं। जो अगला तरीका है मूल्यांकन का, अगला मेथड है सर्वे और क्वेश्चनर के माध्यम से आप अपने जो भी उपयोगकर्ता हैं उनका फीडबैक को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं टू असेस देयर सेटिस्फैक्शन एंड एक्सपीरियंसेस, जैसे सेंडिंग अ सर्वे टू यूजर्स ऑफ अ फिटनेस ऐप टू गैदर फीडबैक ऑन द एप्स यूजिबिलिटी एंड द फीचर। जो भी उपयोगिता और फंक्शंस हैं उनके ऊपर आप सर्वे के माध्यम से फीडबैक लेते हैं, उनके विचार को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसका जो फ़ायदा है कुछ इस प्रकार है। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ जो आपके उपयोग करता है उनसे लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भेज सकते हैं, घर बैठे बैठे जितने भी यूज़र हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैन बी कंडक्टेड रिमोटली, दूर से, जैसा कि हमने बताया, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द डाइवर्स यूज़र ग्रुप। जैसा कि हमने बताया कि मूल्यांकन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यूज़र की फीडबैक या उनकी ज़रूरतों को जानने के लिए हमें उसमें विविधता लाने की ज़रूरत है। ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ यूज़र्स हैं, उपयोग करता है, वो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान, आपके मूल्यांकन प्रोसेस के दौरान, फीडबैक लेने के दौरान उसका पार्ट रहें और उसमें आपकी मदद करें। सो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पेन पॉइंट एंड द यूज़र एक्सपेक्टेशन। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कैन बी ईजिली एनालाइज। तो सर्वे के माध्यम से ज़्यादातर आप अलग अलग अगर MCQ के माध्यम से ले रहे हैं, एक तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का रिस्पांस ले रहे हैं, तो उनको एनालाइज करना बहुत आसान और तरीके से होता है। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हैं उनको भी आप अगर आप सही तरीके से पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूछ रहे हैं, तो उनको भी आज के टाइम पे खासतौर जहाँ पर बड़े भाषा मॉडल बड़े अच्छे से कार्य कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी आसानी से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं और अलग अलग पैटर्न निकाल सकते हैं। आई ट्रैकिंग तो एक तरह से एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप इवैल्यूएशन करते हैं। ख़ास तौर पे ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप अपने यूज़र को देखते हैं एक लंबे समय तक के लिए कैसे वो अपने अलग अलग
पार्ट्स ऑफ द इंटरफेस को देखता है। जैसे अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट है जहाँ पे आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, नए पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं, अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं, अलग अलग जो फंक्शनलिटीज़ पॉसिबल हैं वो। तो कि आप एक तरह से यूज़र के आँखों के मूवमेंट को देखते हैं, वो किधर देख रहा है, कहाँ पे ढूंढ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा समय लगा रहा है, कहाँ पे उसको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान देता है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई रियल लाइफ में ज़्यादातर सिनेरियोज़ में आई ट्रैकर तो होता नहीं है, कैसे आप पता करेंगे कि आपका जो उपयोगकर्ता है किधर देख रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि कई रिसर्च ऐसा इंडिकेट करते हैं, जो आपके माउस का मूवमेंट होता है या आपके हाथ का जो मूवमेंट होता है जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने वेब पेजेस से, इंटरफेस। जैसे इस केस में मैं यहाँ पे ये पेन चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे आइज़ का जो मूवमेंट है या आइज़ जो ट्रैकिंग, वो पर्टिकुलरली अभी इस वर्ड पे देखते हुए जा रही है। जैसे वेयर दे गॉट कन्फ्यूज और डिस्ट्रैक्टेड, अभी ये देख रहा है बेनिफिट्स। और फिर हम बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा ऑन हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद द इंटरफेसेस विजुअली एंड आइडेंटिफाइज एरिया ऑफ रिटेंशन, डिस्ट्रैक्शन एंड कन्फ्यूजन। तो एक तरह से इसमें एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन होता है। आपका माउस मूवमेंट, कर्सर किधर है, आपका जो टच हो रहा है, टच पॉइंट है वो किधर है, और जहाँ भी आप टच करते हैं या देखते हैं माउस कर्सर होता है, वो एक तरह से आपका आइज़ उधर की तरफ ही देखता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका उपयोग करता है वो किधर देख रहा है, किधर उसका ध्यान है, आप उनका ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, जिधर केंद्रित करना चाहते हैं उधर देख रहे हैं। जैसे आपकी वेबसाइट पे एक न्यूज़ चल रहा है, सेल 50% ऑफ, दिस आइटम्स आर आउट ऑफ स्टॉक और गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक, ऑर्डर जस्ट वन लेफ्ट, वगैरह वगैरह। तो क्या आपका जो उपयोग करता है उसका ध्यान उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्योंकि उस तरह से न्यूज़ देने का पर्पज़ है कि आप उधर ध्यान दीजिए और प्रॉब्ली अगर ख़रीदना है तो ख़रीदिए, या जो भी ऑफ़र चल रहा है उसका फ़ायदा लीजिए। उसी तरीके से अगला जो इवोल्यूशन मेथड है, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। इसमें आप जो आपके यूज़र होते हैं उनको टू वर्बलाइज दियर थॉट्स वाइल इंटरेक्टिंग। जब आप सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हम अपने उपयोगकर्ता को बोलते हैं आप बताते रहिए कर क्या रहे हैं। जैसे हम इंटरव्यू के दौरान कोई प्रश्न पूछते हैं तो स्टूडेंट बोलता है मैं कर रहा हूँ। भाई कर क्या रहे हो ये तो बताओ, कैसे आप उस प्रोसेस को ढूंढ रहे हो, कैसे उस प्रश्न का उत्तर कर रहे हो। तो एक तरह से थिंक अलाउड में ये होता है कि आप अपने जो यूज़र होते हैं उनको बोलते हैं आप बताते रहिए आप कर क्या रहे हैं, वाइल इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, प्रोवोकिंग इनसाइट इनटू देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे अगर मैंने बताया कि आपको ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें इतने पैसे डालने हैं, तब आप बताओगे कैसे करोगे। तो जैसे आपने बोलेंगे सबसे पहले मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मैं ऐड अकाउंट पे पेमेंट पे गया, पेमेंट में फिर ऐड अकाउंट किया, ऐड अकाउंट करने के बाद मैंने अकाउंट डिटेल डाला, फिर IFSC कोड ढूंढा और इस अकाउंट को वेरीफाई किया कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, उसके बाद इस अकाउंट को ऐड किया। तो एक तरह से आप बताते जा रहे हो क्या रहा है। और इस वर्बलाइजेशन प्रोसेस के दौरान आप ये भी जानते हो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे इस कार्य को, अपने दिए हुए कार्य को कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या क्या कार्य करने में उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो a user probably explain their choices as they navigate through a video streaming service, helping identify cognitive bottleneck। आगे जैसे मनी ट्रांसफ़र का मैंने एग्जांपल दिया। इसके फ़ायदे जो है, ऑफर डिटेल्ड इंसाइट इनटू यूजर्स बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस एंड हेल्प अंडरस्टैंड व्हाई यूज़र मेड अ सर्टेन चॉइसेस और डिसीजंस। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। यूज़र कंप्लीट द टास्क वाइल स्पीकिंग देयर थॉट अलाउड। रिसर्चर्स ऑब्जर्व एंड एनालाइज द रीजनिंग बिहाइंड द यूज़र एक्शंस। क्या सोच के उनके थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, क्या वो सोच रहे हैं जब वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अगर कहीं पे गलती कर रहे हैं तो किस वजह से गलती कर रहे हैं वो हम उनके एक्सप्लेनेशन और वर्बलाइजेशन के दौरान समझ सकते हैं। तो अगला जो इवोल्यूशन मेथड है, रिमोट यूजिबिलिटी टेस्टिंग। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास जो पॉसिबल यूज़र हैं वो आपके पास हमेशा हो। तो इन्वॉल्व्स यूज़र टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट वाइल द रिसर्चर ऑब्जर्व देयर इंटरेक्शन रिमोटली। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको, बट बेस्ट केस में तो यही होना चाहिए जो भी आपने उत्पाद सेवा बनाई है वो नेचुरल सेटिंग में यूज़ हो, इन द वाइल्ड यूज़ हो। अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो आप उसको रिमोटली एक तरह से
ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कंडक्टिंग रिमोट यूजिबिलिटी टेस्टिंग ऑफ अ होम ऑटोमेशन ऐप वेयर पार्टिसिपेशन कंट्रोल स्मार्ट डिवाइसेज इन देयर होम। तो इसके जो फ़ायदे हैं, इट अलाउज द यूज़र विथ यूज़र्स इन डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग जगहों पे जो भी हैं, फिर भी काफ़ी नेचुरल और लेस आर्टिफिशियल सेटिंग में, लेस आर्टिफिशियल सेटिंग दैन लैब सेटिंग में उसको बड़े अच्छे से उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। तो अगला इवोल्यूशन का जो मेथड है वो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को चेक करना, क्या वो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जैसे हम अलग अलग एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को पिछले कुछ सप्ताह में हमने उसके बारे में जाना। जैसे WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइडलाइन है एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो क्या यह गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो गाइडलाइंस कैन बी यूज्ड एज ह्यूरिस्टिक फॉर इवेल्यूटिंग ए वेबसाइट। तो इसको हम उसके माध्यम से चेक करते हैं। तो गवर्नमेंट एंड द लार्ज कॉर्पोरेशन हैव टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल बाय लॉ। तो वहाँ पे चॉइस नहीं है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 की कॉन्सेप्ट होते हैं, परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रॉबस्ट। तो इसके माध्यम से हम एक तरह से उसका मूल्यांकन करते हैं। हम वेब एनालिटिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक तरह से जो अलग अलग एनालिटिक्स करते हैं। तो फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन लॉगिंग बाय एनालाइजिंग यूजर्स एक्टिविटीज़ ऑन द वेबसाइट। जैसे अब अगर आप किसी वेबसाइट को ओन करते हैं तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आप देखते होंगे कि किस पेज पे कितना अटेंशन है। सिमिलरली वीडियोस के लिए भी आप देखते हैं कि एक यूट्यूब का वीडियो है तो वीडियो के किस पार्ट में ज़्यादा लोगों ने रिप्ले किया, उसको हम बोलते हैं रिप्ले वैल्यू, किस पार्ट को ज़्यादा देखा, तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे आप प्रॉब्ली एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं वीडियो हर जगह डालें, इक्वल स्पेस पे डालेंगे, क्योंकि हर पार्ट जरूरी नहीं कि इक्वली इंपॉर्टेंट हो, तो आपका जो एडवर्टीजमेंट देखने का चांस होता है वह कम हो जाएगा। तो अगेन अलग अलग तरीके के जो विश्लेषण है उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं, और जो एडवर्टीजमेंट का प्लेसमेंट है या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का प्लेसमेंट है वो बड़े आसानी से बड़े अच्छे और सही जगह पे रख सकते हैं। तो डिज़ाइनर्स यूज़ द एनालिसिस टू इम्प्रूव देयर डिज़ाइंस। When designs don't meet user need, they will not return to the site and they become one time user, जो कि हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि केवल जो यूज़र हो केवल एक बार आए उसके बाद दोबारा कभी ना। हम चाहते हैं वो बार बार आए, हमारे सर्विसेज को, हमारे उत्पाद को बार बार यूज़ करे और बाकी लोगों को भी बोले कि आप भी इसको यूज़ करिए। सो वेब एनालिटिक्स इनेबल डिज़ाइनर टू ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूज़र्स ऑन देयर साइट। कैसे वह उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे फ़ायदा ले रहे हैं, किस चीज़ों पे वो ज़्यादा समय लगा रहे हैं, कहाँ पे वो ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। सो दे कैन सी हाउ मेनी पीपल come to the site, how long they stay and where they go. So web analytics offer designer the big picture about how their system performs based on their user activity. एक तरह से ये one of the most well known analytics है जो कि यूज़ होता है। सो अगला हम प्रेडिक्टिव मॉडल्स बोल सकते हैं, जो एक तरह से प्रोवाइड अ वे ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग यूज़र, हैंस लेस एक्सपेंसिव दैन यूज़र टेस्टिंग। और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू एक तरह से पता लगा पाते हैं कि किस पार्ट में दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा है। सो यूजफुलनेस लिमिटेड टू सिस्टम विद प्रेडिक्टेबल टास्क, फॉर एग्जाम्पल वॉइस मेल सिस्टम, स्मार्टफोन एंड डेडिकेटेड मोबाइल डिवाइसेज। सो बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट एरर फ्री बिहेवियर। सो फिट्स लॉ जैसे बोलता है कि द टाइम टू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डिवाइस इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट साइज। तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो फिट्स लॉ एक तरह से कितना इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए और उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। सो द फर्दर वे टू the further away the smaller the object, the longer time to locate it and to point it, in particularly useful for determining where on a screen to position। तो यहाँ भी हमने just बताया। So Fitts law is useful for evaluating system for which time to locate an object is important। अगर वो काफ़ी क्रिटिकल टाइम है जैसे स्मार्टफोन और हैंड्स फ्री ट्रिक्स एक्सेट्रा में, तो आपको उसी हिसाब से उनकी प्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब हमने जान लिया अलग अलग इवोल्यूशन टाइप्स क्या हैं, अलग अलग इवोल्यूशन मेथड्स के क्या हैं। तो चलिए अब जानते हैं मूल्यांकन की मापनी क्या होनी चाहिए। तो व्हाट आर द इवोल्यूशन मैट्रिक, इस बारे में हम जानते हैं। तो
इवोल्यूशन मैट्रिक इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस आर इसेंशियली फॉर एक्सेसिंग, कैसे आप इनका मापन कर सकते हैं, यूजिबिलिटी, उपयोगिता, प्रभावशीलता एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस ऑफ अ सिस्टम. So metric help in understanding how will a product meet user needs and the expectation. So they are used in formative and summative evaluation. जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, विकासात्मक एंड एक तरह से समरी जो इवोल्यूशन वाला होता है, डेवलपमेंट के बाद होता है, टू गाइड द डिज़ाइन प्रोसेस एंड वैलिडेट डिज़ाइन डिसीजंस. तो एक चीज़ पीटर ने बड़ी अच्छी बोली थी, व्हाट गेट मेजर्ड्स गेट मैनेज. अगर आप किस चीज़ को नाप ही नहीं सकते तो एक तरह से आप नहीं बता सकते. अगर आप लोगों ने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी तो कैसे उन्होंने एटॉमिक बम को बनाया, वह कंट्रोल वे में. वह उस बम को पहले इसलिए नहीं बनाना चाहते कि उनको पता कि अगर इसको हम मेज़र करके सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो इसके टेस्टिंग के दौरान ही ये पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा. तो इस वजह से इसको कंट्रोल तरीके से करना बहुत ज़रूरी है. और जब आप उसको कंट्रोल करने का मैथमेटिकल फार्मूला और अलग अलग तरीके से, और इसीलिए उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट तब तक नहीं किया जब तक एक तरह से उन्होंने उसका मैथमेटिकल तरीके से उसको कंट्रोल करने का सलूशन नहीं निकाल लिया. सो व्हाट गेट्स मेजर गेट्स मैनेज. तो इस वजह से अगर आपको पता करना है कि आपका सिस्टम उपयोगी है, आपका सिस्टम यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, तो उसको मेज़र करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा. और अगर नहीं मेज़र कर पा रहे हैं तो वो अनप्रेडिक्टेबल होगा, वो कभी अच्छा करेगा कभी बुरा करेगा. कुछ उपयोगकर्ताएँ खुश होंगे, कुछ उपयोगकर्ताएँ दुखी होंगे. तो डिपेंड करता है कि कैसे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. तो इस वजह से एफिशिएंसी हमें देखने की ज़रूरत है. हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यूज़र्स कैन कंप्लीट टास्क. सो एक तरह से हम मेज़र करते हैं द टाइम इट टेक्स टू यूज़र टू कंप्लीट एन ऑनलाइन शॉपिंग चेकआउट प्रोसेस. तो एक तरह से कितना कुशल है, कितना प्रभावशाली है. सो हाउ विल द सिस्टम सपोर्ट यूज़र अचीविंग दियर गोल. जो उसको कार्य करना है वह कैसे कर पा रहा है, कितने सही तरीके से कर पा रहा है. सो इवेलुएटिंग हाउ सक्सेसफुली यूज़र कैन फाइंड एंड सेलेक्ट अ फ्लाई ऑन एयरलाइन वेबसाइट. कितना वह सेटिस्फाई है आपके सिस्टम को यूज़ करने के बाद. तो यूज़र्स परसीव सेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट्स यूजिबिलिटी डिज़ाइन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यूजिंग ए SUS सिस्टम यूजिबिलिटी स्केल सर्वे टू इवेलुएट सेटिस्फैक्शन ऑफ अ न्यूली डिज़ाइन ऐप. तो इवोल्यूशन मैट्रिक इन SCI एक तरह से इसी के अराउंड है. तो यूजिबिलिटी मैट्रिक है, यूज़र एक्सपीरियंस मैट्रिक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक है, कॉग्निटिव बिहेवियर एरल बायोमेट्रिक और सोशल मैट्रिक है. चलिए हम इनके बारे में एक के बाद एक सभी को जानेंगे. तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इवोल्यूशन मैट्रिक यूजिबिलिटी के बारे में. तो ये एक तरह से मापता है कैसे कितना कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से जो आपका उपयोग करता है आपके सिस्टम से इंटरैक्ट कर पा रहा है और अपने कार्य को कर पा रहा है. तो इसमें की मैट्रिक है एक तरह से की सक्सेस रेट, टास्क सक्सेस रेट. सो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटेड टास्क, कितने टास्क को वो सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं. जैसे मैंने उसको बोला कि बैंक अकाउंट ऐड करना एक टास्क है, ट्रांसफ़र करना दूसरा टास्क है, एक अकाउंट को ढूंढना, तो अलग अलग जो भी टास्क है उसको कितने को कितने अच्छे से सही तरीके से कर पा रहा है. टाइम और टास्क, किसी भी कार्य को करने को उसको कितना समय लग रहा है. एरर रेट, कितनी गलतियां वो कर रहा है उस कार्य को करने में. एफिशिएंसी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, कितना जल्दी और कितने कम समय में कर पा रहा है. और लर्नेबिलिटी, कितना आसान है कि नए यूज़र को टास्क परफॉर्म करने के लिए. सो मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर अ यूज़र टू नेविगेट थ्रू अ बैंकिंग ऐप टू कंप्लीट द मनी ट्रांसफ़र. इसका एग्जांपल है. अगर हम अगले यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो ये इवेलुएट द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ यूज़र इंटरेक्टिंग विद अ प्रोडक्ट. तो जो भी आपका उपयोगकर्ता आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसके अनुभव को हम मापने की कोशिश करते हैं. उस अनुभव को मापने के लिए आप सेटिस्फैक्शन स्कोर कर सकते हैं जो कि ओवरऑल रेटिंग गिवन बाय द यूज़र फॉर दियर एक्सपीरियंस. नेट प्रमोटर स्कोर होता है जिसमें आप जो सिस्टम या उत्पाद यूज़ कर रहे हैं उससे बड़ा खुश हैं. आप कितना चांस है कि आप किसी और को रेकमेंड करते हैं उसको यूज़ करने के लिए. सिस्टम यूजिबिलिटी स्केल, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर दैट गिव्स अ यूजिबिलिटी स्कोर. तो उस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है उससे उसको फिल कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. एंगेजमेंट,
फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द यूज़र इंटरेक्शन विद द सिस्टम, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उस पर वापस नहीं आएंगे और उसको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करेंगे। तो इंगेजमेंट भी इस वजह से एक अच्छा इवैल्यूएशन मैट्रिक है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। इमोशनल रिस्पॉन्स, तो यूज़र फीलिंग एंड इमोशंस आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, तो एक तरह से हम देखते हैं कि कितना इमोशनली खुश है वो। तो अगेन यहाँ पे एस जो क्वेश्चनायर होता है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया वो कितना उपयोगी है। तो अगर हम परफॉर्मेंस मैट्रिक की बात करें तो परफॉर्मेंस मैट्रिक का जो फोकस होता है वो बताना होता है कि ओवरऑल जो सिस्टम है वह कितने अच्छे से कार्य कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो कितना तेज़ है, कितना सही है और कितना रिलायबल है। तो उसके जो की इवैल्यूएशन मैट्रिक हैं, रिस्पांस टाइम, कितना समय लग रहा है सिस्टम को अपने उपयोगकर्ता को रिस्पांस देने में, कितना सिस्टम लग रहा है सिस्टम को स्टार्ट होने में या पेज को लोड करने में, कितना एक्यूरेट है जो भी आउटपुट आया है वो देखने में, वह इवेलुएट करने में। डाउन टाइम, द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिस्टम फेलियर, जब सिस्टम फेल होता है तो कितने देर तक एक तरह से और कितनी बार वह अनअवेलेबल होता है वो देखने की ज़रूरत है। सो मेजरिंग रिस्पॉन्स टाइम फॉर अ वॉइस कमांड इन अ स्मार्ट होम सिस्टम, जैसे आपने उससे कुछ बोला, कुछ पूछा तो तुरंत नहीं बोल देता, प्रॉब्ली वो कुछ सेकंड या कुछ मिली सेकंड लगाता है उसको समझने में, प्रोसेस करने में, फिर उसको उत्तर देने में। कॉग्निटिव एस्पेक्ट अगर हम देखें तो कॉग्निटिव मैट्रिक के लिए कितना मेंटल एफर्ट लग रहा है यूज़र को किसी कार्य को कंप्लीट करने में या नेविगेट करने में। तो जो की मैट्रिक यहाँ पे है मेंटल एफर्ट, अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव रिसोर्स नीडेड टू कंप्लीट अ टास्क, उसको कितना सोचना पड़ रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है। रिकॉल एक्यूरेसी, एबिलिटी टू रिमेंबर एंड यूज़ फीचर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, अगर जो आपने उसने पहले फीचर यूज़ कर रखे हैं अगर उसको दोबारा दिया जाता है तो कितना जल्दी से और कितना अच्छे से वो कर पा रहा है, कितना जल्दी उसको रिकॉल कर पा रहा है। द कॉग्निटिव लोड, द मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफन मेजर्ड थ्रू आई ट्रैकिंग और सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल, इस माध्यम से आप कॉग्निटिव लोड निकाल सकते हैं कितना स्केल पे दिया है। टाइम टू रिकवर, अगर गलती हो जाती है तो कितना जल्दी वह उसको रिकवर करता है, पुनः स्टार्ट करता है। तो इवेल्युएटिंग द कॉग्निटिव लोड ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बिहेवियरल, अगर इवैल्यूएशन मैट्रिक की बात करें तो ये ऑब्जर्व करता है यूज़र के एक्शंस को और उससे वो पता लगाने की कोशिश करता है अलग अलग इंटरेक्शन पैटर्न को। तो यहाँ पे जो अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक है, क्लिक रेट है, नेविगेशन पाथ है, ड्रॉप ऑफ रेट है और हीट मैप्स है। तो हीट मैप्स एक तरह से विजुअल तरीका होता है जहाँ पे दिखाता है कहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने क्लिक किया, कहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने स्क्रॉल किया, कहाँ किस एरिया पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, आई ट्रैकिंग के माध्यम से, माउस के माध्यम से और कर्सर के माध्यम से। इस वजह से क्लिक रेट में जैसे नंबर ऑफ टाइम्स यूर क्लिक्स ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट, तो किस पार्ट को ज़्यादा क्लिक किया गया है, या अगर हम वीडियो की बात करें तो किस पार्ट को ज़्यादा देखा गया है, वगैरह वगैरह। नेविगेशन पाथ, द पाथ टेक्स थ्रू द वेबसाइट और एन ऐप, किस पाथ को ज़्यादातर यूज़र ने फॉलो किया है, किस फ्लो को ज़्यादातर यूज़र ने फॉलो किया है अपने कार्य को करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यूजिंग हीट मैप टू सी वेयर यूज़र फ्रिक्वेंटली क्लिक ऑन ए न्यूज़ वेबसाइट हाईलाइटिंग नेविगेशन पैटर्न। तो इस वजह से, तो इसी तरीके से अगर हम एरर की बात करें तो एरर इवैल्यूएशन मैट्रिक फोकस करता है यह देखने में कि जो अलग अलग टाइप की गलतियां होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वह कितनी है सिस्टम को यूज़ करने के दौरान, उसे संवाद करने के दौरान, और इसके जो अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक है कितना जल्दी कितनी फ्रिक्वेंटली एरर आ रहा है, एरर सीवियरिटी, क्या छोटी गलतियां आ रही हैं, बड़ी गलतियां आ रही हैं, क्योंकि दो छोटी कहते हैं ना कि 100 लोहार की 1 सोनार की, तो कभी कभी एक बड़ी गलती 100 छोटी गलतियों से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और एरर रिकवरी रेट, अगर गलती हो जाती है तो कितना जल्दी वो रिकवर कर पाता है वो हमें देखने की ज़रूरत है। यूज़र फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स, सो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एसोसिएटेड विद द एरर्स, अगेन अलग अलग तरीके के सर्वे से आप इसको मेज़र कर सकते हैं। सो एनालाइजिंग द एरर फ्रीक्वेंसी वाइल फिलिंग आउट एन ऑनलाइन फॉर्म, नोटिंग वेयर यूज़र मेक द मोस्ट मिस्टेक्स। अगर हम बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक मैट्रिक इन्वॉल्व ट्रैकिंग अलग अलग तरीके जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं
टू इवेलुएट द यूज़र एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली फॉर इमोशन एंड स्ट्रेस लेवल। तो इसमें अलग अलग मेट्रिक हो सकते हैं, वो आई मूवमेंट हो सकता है। सो ट्रैक वेयर यूज़र लुक एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कहाँ पे वो देख रहा है और कितनी देर तक देख रहा है। हार्ट रेट, चेंजेस इन द हार्ट रेट इंडिकेटिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिस तरह का रिसर्च बोलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक बड़ा डिफिकल्ट सा पैराग्राफ दे दिया और बोलिए कि इसका मीनिंग बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी तो आ ही जाएगी। सो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, GSR, ये भी एक तरह से इमोशनल अराउजल को स्किन कंडक्टिविटी के माध्यम से मेज़र करता है। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक तरह से इवैल्यूएशन मैट्रिक है। और फेशियल एक्सप्रेशन, आपका कहते हैं ना कि चेहरा आपका दर्पण होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप खुश होते हैं तो प्रॉब्ली आपका चेहरा खुशनुमा दिखता है, आप दुखी होते हैं तो आपका चेहरा उतरा होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन एनालाइजेज द माइक्रो एक्सप्रेशन टू गेज द इमोशन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और चीज़ें नहीं हो रही तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर पीटते हैं। तो उस तरह का आप देख सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन एक बहुत ही अच्छा दर्पण होता है कि जो आपका उपयोग करता है वो किसके थ्रू जा रहा है। सो यूजिंग GSR सेंसर टू मेजर यूज़र स्ट्रेस लेवल ड्यूरिंग ए वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और सोशल की बात करें तो सोशल मेट्रिक फोकसेस ऑन इवेलुएटिंग यूज़र बिहेवियर इन कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल सिस्टम, जैसे collaboration efficiency, ease with which user can collaborate using the system, communication clarity, effectiveness of communication tools within the interface, social presence, feeling or connected during the interaction, engagement in groups, how often or effectively user engage in social feature। तो एक तरह से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे evaluating collaboration efficiency in a project management tool used by the team for a टास्क कोऑर्डिनेशन। अगर किसी प्रोजेक्ट को आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं तो कैसे जो उसके अलग अलग टीममेट्स हैं, ग्रुपमेट्स हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कार्य को कर पा रहे हैं, तो वह उसका इंडिकेशन देता है। तो अगर हम वापस पुनः अपने पेट प्रोजेक्ट पे आते हैं, ब्रेन लर्निंग ऐप पे, तो कैसे हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सिमिलर जो भी तरीके हमने ढूंढे, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से एप्लीकेबल होंगे और उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो ब्रेन लर्निंग ऐप डिज़ाइन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट नीड टू बी इवैल्यूएटेड टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं, जो देख नहीं सकते। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को इवैल्यूएट करने की बहुत ज़रूरत है, कितना वो प्रभावकारी है, क्योंकि उसको प्रभावकारी तो होना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो सही नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है एक्सेसिबल बनाने का, और वो सरल होना चाहिए प्रयोग में। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन मेथड्स यूज़ होंगे, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन और सर्वे हो सकते हैं। तो हमने देखा है कि ऑब्जर्व विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट यूजिंग द ऐप टू नेविगेट द लर्निंग इंटरफेस। तो हम एक तरह से देखते हैं कितना उपयोगिता है इसकी, कैसे वो कार्य कर पा रहे हैं। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, अप्लाई एक्सेसिबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जैसे हमने बताया तो अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, हम चेक करते हैं कि वो उनमें है कि नहीं है। जैसे स्क्रीन रीडर है फॉर कंपैटिबिलिटी टू इंश्योर द ऐप मीट्स गाइडलाइन, और अलग अलग जो हमने WCAG और बाकी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, इवैल्यूएशन और यूजिबिलिटी प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, तो वो सारी मीट हो रही हैं कि नहीं। और कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द यूज़र अबाउट देयर एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्शन एंड द डिफ़िकल्टीज़। और फाइनली आप इन चीज़ों को देख के, सुन के, उनको अपने अगले वर्जन में इनकॉर्पोरेट करते हैं और नया बनाते हैं। तो इसका जो आउटकम आएगा, रिफाइनिंग द एप्स फीचर्स बेस्ड ऑन द फीडबैक सच एज सिंप्लीफाइंग नेविगेशन, एडिंग क्लियरर ऑडियो इंस्ट्रक्शन, जो आपको एक तरह से फीडबैक में मिला। इन दोनों, फॉर एग्जांपल इन दोनों चीज़ों को आपने नए वर्जन में इनकॉर्पोरेट किया, ऐड किया और पुनः सारी इवैल्यूएशन की और देखा कि अब खुश है कि नहीं, तो ऑब्वियसली जो यूज़र सेटिस्फेक्शन होगा वह बढ़ेगा। तो थिंक अलाउड प्रोटोकॉल यहाँ पे स्टूडेंट्स ने, आदित्य और मान्य ने यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं यूज़र वर्बलाइज देयर थॉट्स वाइल परफॉर्मिंग द टास्क, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कैसे वो इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। सो यूजर्स ऑफ language learning app are asked to verbalize their steps as they attempt to complete a lesson. A set of users were instructed to execute various tasks to check the accessibility and affordance of the interfaces. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो जो यूज़र होता है वो
अपने टास्क को स्मूथली कर पाता है वाइल विथ इंट्यूटिव इंटरफेसेस दैट मीट देयर नीड्स। और वन यूज़र फेस इनिशियल कन्फ्यूजन बट सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टास्क आफ्टर ब्रीफ। तो रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे देखिए ये आया, बेंड टाइम डिटेक्शन ये आया, एवरेज एक्यूरेसी ये आई, और 4000 बेंड विदाउट सिग्निफिकेंट वियर। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे इनका मूल्यांकन किया गया है जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट ने बनाया। और रिमोट यूजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़र परफॉर्म टास्क फ्रॉम देयर ओन इन्वायरमेंट वाइल रिसर्चर्स ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द इंटरेक्शन रिमोटली। जो हमने रिमोट यूजिबिलिटी टेस्टिंग सीखी थी वो किया गई। सो A/B टेस्टिंग यहाँ पे किया, कंपेयरिंग 2 वर्जन्स ऑफ द डिज़ाइन टू सी विच वन परफॉर्म्स बेटर इन टर्म्स ऑफ user behavior and the outcomes, and testing 2 different landing pages designed for an e-commerce website to measure conversion rate। इस तरह से A/B टेस्टिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे केस में हमने 2 ग्लव के डिज़ाइन बनाए और उनका मूल्यांकन किया किसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ब्रेल लर्निंग ऐप जो हमने बताया था, तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमने 2 लोफाई मॉडल्स बनाए। जैसे कि पहला मॉडल ये बनाया ऑप्शन ए, जहाँ पे वेरिएबल ग्लव विद अ फ्लेक्स सेंसर टू डिटेक्ट द फिंगर फोल्ड बजर एंड हैप्टिक फीडबैक, इसके ड्रॉबैक थे। और दूसरा ऑप्शन जो हमने बनाया एक तरह से ये था जिसमें मॉडल यूज़ स्किन फ्रेंडली एडहेसिव बोल्ड्स, जैसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, एंड टेंसिल वायर टू डिटेक्ट फिंगर फोल्ड बेस्ड ऑन द वायर टेंशन। तो हमने ये बनाया और इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। और यूजिबिलिटी टेस्टिंग या जो भी अलग मूल्यांकन आप करना चाहते हैं उसके माध्यम से आपने डिसाइड किया कि जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे जैसे रीज़न दिया गया है, वेरिएबल ग्लव्स विद फ्लेक्स सेंसर डिटेक्ट टू फिंगर फोल्ड बजर बटन वाइब्रेशन एंड हैप्टिक फीडबैक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बटन वाइब्रेशन टू जेंटली नज यूज़र, बजर टू प्रोवाइड इनपुट आउटपुट ऑडियो फीडबैक, एंड इट ऑफर्स कंफर्ट एंड कंटिन्यूअस टैक्टाइल इंगेजमेंट। तो एक तरह से इसमें इवोल्यूशन में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे सही जो उपयोगकर्ता है, सही जो स्टेक होल्डर है, उसको भी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही यूज़र को सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो गलत तरीके से इवोल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा, और आप सही तरीके से जांच परख नहीं कर पाएंगे कि उसमें कोई गलती है या दिक्कतें हैं कि नहीं है। So it can be challenging to find user who represent the target demographic, especially for the niche applications. Resource constraints हमारे पास होते हैं। Evaluation can be resource intensive in terms of time, money and manpower. कभी कभी हमें फीडबैक और इनोवेशन के बीच में एक सामंजस्य बैठाना होता है। तो too much focus on evaluation feedback can hinder creativity and innovation, as designers may become overly focused on user suggestion. डिज़ाइनिंग रियलिस्टिक टेस्ट सिनेरियो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो क्रिएटिंग सिनेरियोज दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हाउ यूजर्स विल interact with the product in real life is essentially but difficult. Evaluator setting, evaluator exert different levels of control in the lab, in natural setting and crowd source evaluation setting। तो आप कैसे आप उनको हैंडल कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना इवोल्यूशन यूज़र एक्सपीरियंस के गोल के मुताबिक भी एक चैलेंजिंग और इंगेजमेंट के लिए टास्क है। सो क्राउड सोर्स क्वालिटी कंट्रोल, जब आप क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से अलग अलग दूर बैठे उपयोगकर्ताओं को अपने इवोल्यूशन में इन्वॉल्व करते हैं तो कभी कभी हमारा उन पे एक तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है, हम प्रॉपर ड्यू चेक नहीं कर पाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन बी रिक्रूटेड यूजिंग AMT और रन एक्सपेरिमेंट विद इंटरनेट दैट आर क्विक एंड एक्सपेंसिव। तो एक तरह से सही पार्टिसिपेंट को लेना और उनका सहमति लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो पार्टिसिपेंट नीड टू बी टोल्ड, और इसलिए उनको बताने की ज़रूरत है कि आपका राइट क्या है, आप इस मूल्यांकन में, और आप इसकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं करने वाले। सो पार्टिसिपेंट नीड टू बी टोल्ड व्हाई द इवोल्यूशन इज being done and what will be asked to do and inform about their rights. So informed consent form provide this information and act as a contract between participant and the researcher. So the design of informed consent form and the evaluation process, data analysis and storage methods are typically approved by high authority. जैसा कि हमने बात की थी
पिछले के सप्ताहों में कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होते हैं जो कि पूरे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को वैलिडेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आप नीतिगत तरीक़ों से, सही तरीक़ों से जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मूल्यांकन के लिए हो, चाहे उनके फीडबैक के लिए हो, चाहे इम्प्रूव करने के लिए हो, और उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देता है। तो जब भी हम इन डेटा को कंसीडर करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, तो हम देखते हैं रिलायबिलिटी को, वैलिडिटी को, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, बायस और स्कोप को। तो हम इन बातों का ध्यान देते हैं। डज द मेथड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ऑन सेपरेट ओकेशन? आइडियली होना चाहिए। वैलिडिटी, डज द मेथड मेजर हाउ इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर? इकोलॉजिकल वैलिडिटी, सो डज द इन्वायरमेंट और द वैलिडेटर डिस्टॉर्ट द रिजल्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बदल रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। सो बायस, आर द बायस दैट डिस्टॉर्ट द रिजल्ट? कहीं बायस की वजह से बदल तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हाउ जनरलाइजेबल। तो एक तरह से अगर हम समरी देखें तो इवैल्यूएशन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ SCI टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट यूज़र एक्सपेक्टेशंस, आर यूजेबल एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इफेक्टिवली। कैसे प्रभावशाली तरीके से हम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं और जो आपके उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतें हैं वो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं। सो डिफरेंट इवैल्यूएशन टाइप हमने डिस्कस किए, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड दीर्घकालीन एंड अलग अलग टेक्निक हमने बात की, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन एंड आई ट्रैकिंग। तो एक तरह से अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। एंड द चॉइस ऑफ टेक्निक डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट स्टेज, यूज़र नीड्स एंड द रिसोर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि हमने ये बताया कि आपको अपने पार्टिसिपेंट की राइट्स और उनके कंसेंट लेने की ज़रूरत है, उनको उनके राइट के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो IRB और जो नीतिगत तरीका होता है डेटा कलेक्शन का, मूल्यांकन के लिए चाहे और अन्य फीडबैक के लिए, वो बताना ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू ओवर जनरलाइज फंडिंग फ्रॉम एन इवैल्यूएशन। ओवर जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जितना जैसे कार्य कर रहा है उतना ही बताने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ों का ध्यान देते हुए लास्ट में हम यही बोलेंगे, सो यूज़र फीडबैक इज़ द फ्यूअल दैट ड्राइव्स डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जब तक हम यूज़र फीडबैक को नहीं लेंगे, हम जो डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट है वो हम कर ही नहीं सकते। जैसा कि जैरेड ने बोला था, अगर हम लास्ट में बताना चाहें तो फील्ड स्टडीज़ आर इवैल्यूएशन स्टडीज़ दैट आर कैरीड ऑन नेचुरल सेटिंग। और जैसा कि हमने बताया, मूल्यांकन के लिए ज़रूरी है कि आप लैब सेटिंग में, कंट्रोल सेटिंग में करिए, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको इन वाइल्ड सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग में भी करना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी डिस्कस किया, समटाइम द फाइंडिंग इन द फील्ड स्टडी आर अनएक्सपेक्टेड, स्पेशली फॉर इन द वाइल्ड स्टडीज़ दैट एक्सप्लोर हाउ नॉवेल technologies are used by participants in their home, piece of places of work or outside. हमने इवैल्यूएशन मैट्रिक के बारे में बात की थी, क्रिटिकल इन असेसिंग सिस्टम यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। एंड द चॉइस ऑफ मैट्रिक डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट स्टेज, डेवलपमेंट, यूज़र गोल्स एंड द इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव। अ combination of quantitative and qualitative metrics gives a comprehensive picture of how well the product meet the user needs। और उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट और सेवा आपने बनाई है वो किस हद तक आपके उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ण कर रही है, उनकी आशाओं के अनुरूप है, और आपने जो दावे किए हैं अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में वो कितना सही है। तो एडिशनल मटेरियल की बात करें तो हम ट्यूटोरियल करेंगे इवैल्यूएशन के ऊपर। हम एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी एक्सप्रेस के बारे में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे और फाइनली असाइनमेंट देंगे, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपने जो कुछ सीखा उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। फॉर फर्दर रीडिंग्स यू कैन रिफ़र टू दीज एडिशनल मटेरियल। आप इनको देख के, इनके बारे में पढ़ के और भी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ इस सप्ताह में हम आपसे अलविदा लेते हैं और आशा करते हैं हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगले सप्ताह में। धन्यवाद।